नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में। टॉपिक अपना चल रहा था मौलिक अधिकार। जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। तो यहाँ से अपन मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय मौलिक अधिकारों का अपन कर चुके थे। इसके अलावा समानता का मौलिक अधिकार अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से 22। किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 19 से 22। बात करते हैं अपन यहाँ पे एक एक अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दी गई हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बारे में अपन बात करें तो ये स्वतंत्रताएं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये बात आपको याद रखनी है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 19 में जो प्रावधान किए गए हैं वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और यहाँ पे नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बात करते हैं अपन एक एक के बारे में। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? तो अनुच्छेद 19 क में जो स्वतंत्रता दी गई है वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपन इसे बोल सकते हैं बोलने या चुप रहने का अधिकार। बोलने या चुप रहने का अधिकार। तो देखो यहाँ पे विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने विचारों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। यानी आप किसी भी व्यक्ति के सामने अपने विचार रख सकते हैं। ये जो छूट जो दी है, ये आज़ादी जो दी है आपको भारतीय संविधान ने दी है। लेकिन यहाँ से ध्यान रखें कि आप विचार अभिव्यक्ति उतनी कर सकते हैं जितना कि सामने वाले के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो। अगर सामने वाले के मूल अधिकारों का जहाँ पे हनन होता है तो उसके पास भी बोलने और चुप रहने का अधिकार है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें कि आप संविधान के विरुद्ध नहीं बोल सकते। संविधान के विरुद्ध नहीं बोल सकते, यानी कि आपको यहाँ पे छूट जो पूरी दी गई है अपने विचारों को प्रकट करने की। यहाँ पे अपन बात करें तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट लगा के मैं आपको बता देता हूँ। प्रेस की स्वतंत्रता जो है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में वर्णित है। अब बात ये आती है प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब। तो प्रेस से यहाँ पे अर्थ लिया गया है मीडिया से। प्रेस से अर्थ किससे लिया गया है? मीडिया से। समाचार पत्र हैं, न्यूज चैनल है, तो उनको भी क्या है अपने अनुसार न्यूज प्रसारित करने का, या जो न्यूज होती है वो प्रसारित करने का, छापने का पूरा पूरा अधिकार है। तो उनको यहाँ पे जो छूट दी गई है वो भी अनुच्छेद 19 क में दी गई है। मीडिया के बारे में अपन बात करें तो मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है किसको? मीडिया को। अब बात करते हैं चौथा आधार स्तंभ मीडिया है, तो पहले 3 कौन से हैं? पहले 3 कौन से हैं? तो सरकार के जो 3 अंग होते हैं, सरकार के जो 3 अंग होते हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे, कार्यपालिका, विस्तार से बात अपन अगले टॉपिक में करेंगे, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो सरकार के 3 अंग हैं। इन 3 के अलावा चौथा आधार स्तंभ जो होता है लोकतंत्र का, वो कौन सा होता है? मीडिया। क्यों मीडिया को चौथा आधार स्तंभ क्यों कहते हैं? मीडिया को चौथा आधार स्तंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि मीडिया जो है वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करती है और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। यानी सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करती है मीडिया। किसके रूप में काम करती है? कड़ी के रूप में। तो अनुच्छेद 19 क में वर्णित है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे अपन बोल सकते हैं बोलने या चुप रहने का
अधिकार। इसके बाद में अपन बात करें अनुच्छेद 19 ख के बारे में, तो 19 ख में जो बात दी गई है वो है अनुच्छेद 19 ख, शांतिपूर्वक सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है कि आप बिना हथियारों के किसी भी सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, कोई भी सभा का आयोजन आप कर सकते हैं, इसके लिए संविधान ने आपको पूरी छूट दी है। तो कई बार अपन क्या देखते हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर के जो लोगों द्वारा जो धरने दिए जाते हैं, जो हड़ताल वगैरह की जाती हैं शांतिपूर्वक कलेक्ट्रेट के सामने, एडवोकेट्स वो आए दिन धरने पर बैठे रहते हैं, आपने बहुत से देखे होंगे। तो ये सारी जो शांतिपूर्वक तरीके से सभा और सम्मेलन करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19 ख में दी गई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 19 क, इसमें है संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, यानी भारत के नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान आपको यह पूरी पूरी छूट देता है कि आप अपनी मर्जी से संघ और समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, आप किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन અહીંયા કોણ કહે कि भाई थे या काल ने तैयार होगा कि मैं तो एक आतंकवादी संगठन बना सकता, क्या बना सकता? आतंकवादी संगठन, ये आप नहीं कर सकते, यानी संविधान के विरुद्ध जाके आप काम नहीं कर सकते। संविधान की अनुपालना करते हुए आप किसी भी संघ या समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें अनुच्छेद 19 ग, अनुच्छेद 19 ग में है निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता। निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, आप देश के किसी भी कोने में बिना किसी रोक टोक के, बेरोक टोक के घूम सकते हैं, आपको संविधान ने पूरी छूट दी है। बाकायदा आपकी जेब फुल होनी चाहिए, बात ही है बस। तो निर्बाध रूप से भ्रमण की जो स्वतंत्रता आपको देता है वो अनुच्छेद 19 ग देता है। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आप जा नहीं सकते, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक राज्य होता है अपना नागालैंड, सुना होगा आपने नाम, पूर्वी राज्य नागालैंड। तो नागालैंड का जो एक जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, इस जनजातीय क्षेत्र में लोगों के जाने पे प्रतिबंध है, तो वहां आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग हैं वो नरभक्षी होते हैं। क्या होते हैं? नरभक्षी। तो उनको अपने अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो दिखता है तो उनको वो सूट नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति का वो क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अब आप कहोगे सर शिकार क्यों कर लेते हैं, वो भी मनुष्य ही हैं, हम भी मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही वो हैं। बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो जनजातीय लोग हैं, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी तरह से मतलब एक समुदाय में नहीं रहते, एक समाज में नहीं रहते, वो आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं, जंगलों में रहते हैं। आज भी वो मतलब पहनने के लिए पेड़ों की छाल का प्रयोग करते हैं। तो वो अपने जैसे मनुष्य को, आप हमारे जैसे आदमी वहाँ पे जाते हैं, एक सभ्य मनुष्य वहाँ पे जाता है, तो वो उसे अपने समुदाय का नहीं मानते, वो उसे कोई बाहरी प्राणी मानते हैं। ऐसा करके वो उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। तो वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। उसको छोड़ करके आप पूरे देश में निर्बाध तरीके से बिना बाधा के भ्रमण कर सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें 19 चय, तो इसमें दिया गया है 19 चय के अंतर्गत आपको अपन बात करें तो 19 चय में आपके लिए दिया गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत निवास या अधिवास बना सकते हो। व्यक्तिगत निवास या अधिवास की जो स्वतंत्रता है, यानी देश के किसी भी कोने में जाकर के आप अपनी निजी संपत्ति खरीद सकते हैं, और निजी संपत्ति खरीद करके अपना स्थायी आवास वहां पर बना सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उस समय ये प्रावधान जो है, अधिवास और निवास का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था।
लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटा करके और जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। उसके बाद में ये प्रावधान अब वहां पर भी लागू होता है, यानी भारत के किसी भी राज्य के नागरिक अब जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर के अपना स्थायी आवास और निवास है वो बना सकते हैं। इसके बाद में अगली स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 19(6) में। इसमें थी संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन सी थी? संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसे वर्तमान में हटा दिया गया है। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार संपत्ति इकट्ठी करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसे वर्तमान में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसे हटाया कब गया? 44वां संविधान संशोधन। ये बहुत अच्छी बात है, इसे आप याद रखें। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है, इसे निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद में आती है 19(j). इसमें लिखा गया है जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। क्या लिखा गया है? जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी अपने व्यापारिक कारखाना वो स्थापित कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि थे बठे 2 नंबर को धंधो ही चालू कर दो, ये नहीं हो सकता। संविधान की जो संविधान में जो सुविधाएं दी गई हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, तो संविधान की अनुपालना करते हुए आप जीविकोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय वहां पे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि संविधान के खिलाफ जाकर के आप कोई काम करेंगे। तो ये था अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दी गई थी 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। एक बार फिर से मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहाँ पे दी गई हैं, और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में अपन बात करें तो पहली है अनुच्छेद 19(क) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास बोलने और चुप रहने का पूरा पूरा अधिकार है। दूसरा, अपन यहाँ से बात करें नोट लगा करके, मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेस की जो स्वतंत्रता दी गई है वो इसी अनुच्छेद में वर्णित है। प्रेस का मतलब यहाँ पे होता है मीडिया। प्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ मीडिया को माना जाता है। इसके बाद में अनुच्छेद 19(ख) में अगर बात करें तो यहाँ पे शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(ग) की बात करें तो संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। अनुच्छेद 19(ग) की बात करें तो निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी देश के किसी भी कोने में आप बिना किसी बाधा के घूम सकते हो, यह स्वतंत्रता आपको संविधान में दी गई है। अनुच्छेद 19(च) में वर्णित निवास और अधिवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(6) में वर्णित थी संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है या इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(j) में वर्णित है जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं संविधान की अनुपालना में। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। तो अनुच्छेद 20 में कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं वो देखना। अनुच्छेद 19 के बारे में अपन ने बात कर ली, अब बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। अपन पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में अपन बात करेंगे अनुच्छेद 20, जहां पे लिखा गया है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में वर्णित है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी अपराध करने के लिए आप पर जब तक दोष आरोपित नहीं हो जाता तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये जो व्यवस्था की गई है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 20 में की गई है। इसमें यहाँ से अपन बात करें तो 2 सिद्धि का मतलब, इसमें और जो प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं तो इसमें कि एक अपराध की केवल एक ही सजा, एक अपराध की केवल एक ही सजा।
अब मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, अपराध करने के बाद में आपको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जो सजा का प्रावधान था, आपने सजा का प्रावधान पूरा कर लिया। तो इसके बाद में ये नहीं कि उसी अपराध के लिए आपको दूसरी सजा दे दी जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करें कि किसी ने बैंक लूटा। क्या लूटा? बैंक। हालांकि मेरी बात से प्रभावित होकर के लूट मत लेना। अब मान लीजिए बैंक लूटने की सजा का प्रावधान है 5 वर्ष की जेल प्लस 20,000 रुपये आर्थिक जुर्माना। सही है। किसी ने बैंक लूटा, गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के बाद में सजा का प्रावधान है 5 वर्ष की जेल और 20,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना। दोनों उसने भर दिए। अब ये नहीं है कि ये 5 वर्ष बाद में जैसे रिहा होकर के घर आया, दूसरे दिन पुलिस घर पे आ जाती है, बोले भाई साहब आपने बैंक लूटा था, चलो जेल चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अपराध जो आपने किया था उसकी सजा आप काट चुके हो। समझे ना मेरी बात को? एक अपराध आपने जो किया था उसकी सजा आप काट चुके हो, तो एक ही अपराध को आपको दोबारा एक ही अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा अपन यहाँ पे बात करें कि सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान ये रहता है कि जिस समय आपने अपराध किया, जिस समय आपने अपराध किया उसी समय की सजा का प्रावधान, उसी समय की सजा का प्रावधान। यानी आपने अपराध कब किया? जब आपने अपराध किया उस समय उस अपराध की सजा का क्या प्रावधान था, वही सजा आपको दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने यहां से बात करें कि आरोप है कोई छेड़छाड़ का आरोप। कौन सा आरोप है? छेड़छाड़ का आरोप। यानी आपने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की, हालांकि कर मत लेना, महंगा पड़ जाएगा आजकल। छेड़छाड़ का आरोप आप पे लगा था 2016 में। कब लगा? 2016 में। 2016 में इस अपराध जो आपने किया है, छेड़छाड़ का अपराध आपने जो किया है, इस अपराध की सजा का प्रावधान मान लीजिए था 3 वर्ष की सजा प्लस 10,000 रुपये आर्थिक जुर्माना। सपोज दैट, मान लेना, मानने पे आपकी जीएसटी नहीं लगती। 3 वर्ष की सजा प्लस 10,000 रुपये का आर्थिक दंड आपसे भुगता जाएगा। अपराध आपने कब किया? 2016 में। अब 2016 में आपने अपराध किया, आपके ऊपर केस चला न्यायालय में और आपके ऊपर 2016 के अपराध का फैसला आया मान लीजिए 2022 में। कब आया? 2022 में। लेकिन जो अपराध आपने यहाँ किया था 2022 में, उसकी सजा में परिवर्तन हो गया। सजा में परिवर्तन हो गया 5 वर्ष की सजा प्लस 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना। अब आप मेरे को बताओ, आप पर सजा का प्रावधान कौन सा होगा? आपको सजा कौन सी दी जाएगी, 2016 वाली या 2022 वाली? कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो यहां से बात करें तो आपको सजा दी जाएगी 2016 वाली। कौन सी दी जाएगी? 16 वाली, क्योंकि आपने अपराध कब किया था? 2016 में। और 2016 में अपराध की सजा का प्रावधान क्या था? 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना। तो आपको जो सजा दी जाएगी वो कौन सी दी जाएगी? 2016 की। तो यानी कि जिस समय आपने अपराध किया उसी समय की सजा का प्रावधान आप पर किया गया है। एक बात और यहां से आपको मैं बता दूं कि इसी अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यक्ति को आप अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर उसकी स्वयं की मर्जी है तो वह गवाही देगा, अगर उसकी स्वयं की मर्जी नहीं है तो वह गवाही नहीं देगा। तो अनुच्छेद 20 के बारे में एक बार फिर से अपन बात करें तो यहाँ पे लिखा गया दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बात करें तो एक अपराध की केवल एक ही सजा,
यानी जिस समय आपने जो अपराध किया उस समय सजा जो थी, तो एक अपराध की आपको एक ही सजा दी जाएगी। दूसरा, जिस समय आपने अपराध किया उसी समय की सजा का प्रावधान। और तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 20 है, यह आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं होता। आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं होता, यह आप याद रखें, स्थिति में निलंबित नहीं होता। यानी अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होते, आपातकाल के समय भी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। जीवन जीने के अधिकार के अलावा और भी बहुत सारे प्रावधान अनुच्छेद 21 में किए गए हैं। तो बात करते हैं अपन अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसमें है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में अपन बात करें तो सीधा सीधा अपन इसे लिख सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार यानी एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है। इस अनुच्छेद के बारे में बात करें तो यह अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता। आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आंख नहीं उसका भाई जी देश में आपातकाल लाग रहे थे 5 दिन के लिए सांस लेना बंद कर दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 दिन अपन श्वास नहीं लेंगे तो अपन रहेंगे नहीं ना। तो ये जो अनुच्छेद है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, इसका आप ध्यान रखें। यहीं से अपन बात करें अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क में है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। यानी इसके बारे में अपन बात करें तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है उसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। मैं आपको बता दूं वर्तमान में सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी व निजी विद्यालयों में, निजी विद्यालयों में जो आरटी के तहत जो एडमिशन होते हैं, राइट टू एजुकेशन, आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत जो एडमिशन होते हैं जिनकी फीस है वो सरकार वहन करती है। तो ये जो एडमिशन होते हैं वो अनुच्छेद 21 क की अनुपालना में होते हैं। कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में होते हैं? अनुच्छेद 21 क की अनुपालना में होते हैं। तो यही देखो सम्मान जो प्रावधान है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये प्रावधान आपको मूल अधिकारों में भी मिलेगा, ये प्रावधान आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा और यही प्रावधान आपको मौलिक कर्तव्यों में भी मिलेगा। तो मूल अधिकारों के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 21 में बात करें तो यह एक बच्चे का मूल अधिकार है। यानी एक बच्चे को यह अधिकार प्राप्त है कि 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे। यही प्रावधान अनुच्छेद 45 में अपन पढ़ेंगे तो वहां पर यह राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। यानी वहां पे राज्य को निर्देशित किया गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि 6 से 14 वर्ष तक का प्रत्येक बच्चा वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे। और यही प्रावधान अगर अपन अनुच्छेद 51 क में पढ़ते तो वह एक अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। यानी एक बच्चे के माता पिता का मौलिक कर्तव्य वो वहां पे बन जाता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाए। इसके बाद में अनुच्छेद 21 क के बारे में अपन और बात करें तो अनुच्छेद 21 क जो है वो सार्वजनिक तौर पे फांसी पर रोक लगाता है। सार्वजनिक फांसी पर रोक लगाता है, रोक लगाता है।
इसके अलावा यह अनुच्छेद है वो विदेशी भ्रमण को संरक्षण प्रदान करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विदेशी भ्रमण को संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। आपसे पूछ लिया जाए कि आप भारत से बाहर किसी भी देश में, मान लीजिए आप इंडोनेशिया घूमने के लिए जाते हैं, तो आपके पास कौन से अनुच्छेद के तहत यह अधिकार है कि आप इंडोनेशिया घूमने के लिए जा रहे हैं? तो विदेशी भ्रमण को संरक्षण जो देता है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? विदेशी भ्रमण को संरक्षण देता है अनुच्छेद 21 के। तो आज के बाद में आप याद रखें, अगर आप विदेश में घूमने के लिए जाते हैं तो अनुच्छेद 21 के अनुपालना में जाते हैं। दूसरा, पहले जो सार्वजनिक तौर पे किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती थी और वर्तमान में इस पर रोक लगी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को आप सार्वजनिक तौर पे फांसी नहीं दे सकते, यह प्रावधान भी कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 क में किया गया। और यह प्रावधान किए गए थे मेनका गांधी विवाद 1978 के बाद में। यानी जो मेनका गांधी है उसको लेकर के एक विवाद चला था 1978 में, उसके बाद में सार्वजनिक फांसी पर रोक ये अधिकार मतलब लागू किया गया और विदेशी भ्रमण को संरक्षण देने वाला यह अधिकार लागू किया गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के बारे में अपन बात करें तो अनुच्छेद 22 जो है वो आपको क्या देता है? वो आपको अपराध के संबंध में या गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है। किसके संबंध में? गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किस प्रकार, इसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का अर्थ होता है प्रथम दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ये चीज आप जरूर याद रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद में अगर 24 घंटे में आप उसे प्रथम दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके सामने कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है कि क्या कारण रहा कि आपने उक्त व्यक्ति को प्रथम दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया या प्रथम दंडाधिकारी के सामने पेश नहीं किया। इसमें आप एक चीज जरूर याद रखें, इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता, यात्रा का समय नहीं गिना जाता। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण देके यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया, कोई व्यक्ति है उसने क्या किया? अपराध किया। अपराध करके राजस्थान का व्यक्ति है और अपराध करके वो यहां से निकल जाता है, मान लीजिए असम। कहां पे निकल गया? असम। राजस्थान की सरकार उसको पकड़ने के लिए दबिश देगी। राजस्थान की पुलिस को यह पता चलेगा कि वो राज्य से बाहर है तो सब राज्यों में संपर्क किया जाएगा। संपर्क करने पे पता चला कि वो असम में छुपा हुआ है तो असम की पुलिस से पता किया जाएगा। असम की पुलिस उसके ऊपर दबिश देकर के उसको गिरफ्तार करेगी। असम की पुलिस उसको क्या करेगी? गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस को सूचना दी जाएगी। अब राजस्थान पुलिस उसे लाने के लिए कहाँ जाएगी? असम जाएगी। पकड़ के तो राजस्थान में उसे लाना होगा। अब देखो क्या होता है, राजस्थान पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार किया, मान लीजिए बुधवार शाम 5 बजे। बुधवार का दिन है, शाम 5 बजे का समय है, राजस्थान पुलिस ने उक्त मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। अब अपन ने यहाँ पे लिखा कि 24 घंटे के सामने प्रथम दंडाधिकारी के सामने पेश करो। तो इस बात के अनुसार बुधवार शाम 5 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे, गुरुवार शाम
5 बजे, इस टाइम पीरियड के बीच में उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। सही है, करना होगा कि नहीं करना होगा। लेकिन गुरुवार शाम 5 बजे तक तो राजस्थान पुलिस उसे असम से राजस्थान नहीं ला सकती। अब मान लीजिए राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया बुधवार शाम 5 बजे को, और ये लोग राजस्थान पहुंचे गुरुवार को शाम 7 बजे। कहां पहुंचे? राजस्थान। तो अब ये समय नहीं गिना जाएगा, अब ये समय नहीं गिना जाएगा। अब समय कौन सा गिना जाएगा? अब समय ये गिना जाएगा कि आपने उसे गुरुवार शाम 7 बजे गिरफ्तार किया है। आपने उसे गिरफ्तार कब किया है? गुरुवार की शाम 7 बजे आपने उसे गिरफ्तार किया। और अब आपको उसे शुक्रवार की शाम 7 बजे तक, शुक्रवार शाम 7 बजे तक प्रथम दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। समझे ना मेरी बात को, कि जब आपने गिरफ्तार किया तो उसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता। अब मान देखो, अपन ने यहाँ पे देखा कि राजस्थान पुलिस ने असम में जाकर के बुधवार की शाम को गिरफ्तार किया, तो उसे पेश करना होगा कब? गुरुवार शाम तक। लेकिन वो उसको लेकर पहुंचे राजस्थान कब? गुरुवार शाम 7 बजे। तो अब ये समय गिना जाएगा कि गुरुवार की शाम 7 बजे आपने उसे गिरफ्तार किया और अगले 24 घंटे में उसे प्रथम दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जिस थाने के सिपाहियों ने या जिस थानेदार ने उसे गिरफ्तार किया है, एसआई ने उसे गिरफ्तार किया है, तो उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है कि आपने उसे कैसे रखा। दूसरी बात अपन यहां से करें कि जब तक आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हो सकता तब तक आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आए तो आपके पास ये पूछने का पूरा पूरा अधिकार है कि आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन क्या आपके पास गिरफ्तारी वारंट है? अब आमद कह दीजिए गुरु जी यहाँ पूछते हैं तो पुलिस वाला डंडा मारे, तुम्हारी सी वक्त तो काम ही हुई है। लेकिन कानूनन जो प्रावधान है वो ये है कि पुलिस के पास जब आपको गिरफ्तार करने के लिए आए तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 22 में किए गए थे। इसके अलावा अपन अनुच्छेद 22 में बात करें तो एक व्यक्ति को अपनी मर्जी के वकील से या अपने वकील से सलाह मशविरा करने का पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि जो गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसका जो वकील है तो अपने वकील से वह पूरी तरह से बात कर सकता है, ये भी उसे पूरा अधिकार दिया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। तो अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी की स्थिति में संरक्षण। और अब बात करते हैं अनुच्छेद, तो ये अपना स्वतंत्रता का जो अधिकार था वो पूरा हो गया जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित था। इसके बाद में अगला जो अधिकार अपना आता है, तीसरा जो मौलिक अधिकार आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें तो इस अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया। कौन से अनुच्छेदों में किया गया? अनुच्छेद 23 और 24। बात करते हैं अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 23 में है बलात् श्रम व मानव व्यापार पर रोक, मानव दुर्व्यापार, सॉरी, बलात् श्रम व मानव दुर्व्यापार पर रोक। यानी अनुच्छेद 23 जो है वो मानव श्रम बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार पर क्या लगाता है? रोक लगाता है। इसका मतलब ये है, एक तो आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। ओ कोनी के भाई जी क्यों जा थान ओ काम करनो ही पड़सी। अगर ऐसा आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मूल अधिकारों में दूसरा व्यक्ति है वो दखल दे रहा है। दूसरा, मानव दुर्व्यापार पर रोक, मनुष्य का जो व्यापार होता है उस पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं तो मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो उस समय क्या होता था,
बंबई में एशिया का सबसे बड़ा मानव बाजार लगता था। क्या लगता था? मानव बाजार, जहां पे महिलाओं और लड़कियों की बिक्री होती थी। जिस प्रकार से जैसे आपने सुना होगा पुष्कर का जो पशु मेला है, परबतसर का जो पशु मेला है, गोगामेडी जो पशु मेला है, जो अपने राजस्थान में 12 राज्य स्तरीय जो पशु मेले लगते हैं, तो इस प्रकार से जिन पशु मेलों में पशुओं की खुली बिक्री होती है, उसी प्रकार से बंबई में मनुष्य में यानी अगर हम बात करें तो महिलाओं और लड़कियों की खुली बिक्री होती थी, खरीद फरोख्त होती थी। तो इस पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 23 के तहत। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 24 में लिखा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। कारखानों में जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। यानी ऐसे बच्चे जिनकी आयु क्या है, 14 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों को आप कारखानों में जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगा सकते। यानी ऐसे जो कार्य हैं जो जोखिम से भरे हुए हैं, वहां पे इनको नहीं लगा सकते। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में किया गया? 24 में। तो यह अपना तीसरा मौलिक अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में आगे की अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।